बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इंपोर्ट ट्रेड पॉलिसी। पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस को कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक पॉलिसी अनाउंस करती है जिसके तहत इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, और ये पॉलिसी हर साल रिवाइज़ होती रहती है या 1-2 साल के बाद रिवाइज़ होती है। मतलब जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है कि इसको रिवाइज़ करना चाहिए तो वो एक नई पॉलिसी अनाउंस कर देती है। लेकिन ये पॉलिसी 1950 के एक्ट के अंदर, मतलब 1950 में एक एक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव किया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो वो जो मेन फ्रेम है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स होती रहती है। मतलब हर साल जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है उस पॉलिसी को रिवाइज़ करने की, तो वो उस मेन जो 1950 का एक्ट है उसमें नोटिफिकेशन SRO वगैरह इशू करते रहते हैं। इंपोर्ट को, हमारा चूँकि टॉपिक इंपोर्ट का, तो हम एक्सपोर्ट को छोड़ देते हैं। तो इंपोर्ट को कंट्रोल करने का मकसद गवर्नमेंट का ये होता है कि वो इससे रेवेन्यू जनरेट करती है। वैसे तो दुनिया भी एक ग्लोबल मार्केट में कन्वर्ट हो चुकी है। मतलब अभी तो नहीं, ये 1995 से WTO जब से नाफज हुआ है पूरी दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर, तो उसमें कोई 164 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया था। और इसका मतलब था कि दुनिया एक ग्लोबल मार्केट है, यानी ये एक पूरी दुनिया एक शॉप है जहाँ पर आप कोई भी बंदा, कोई भी मुल्क और उस मुल्क से कोई भी बंदा आके शॉपिंग कर सकता है। यानी आप किसी मुल्क से कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो WTO एक ग्लोबल शॉप का कंसेप्ट देता है कि जिसने जितनी क्वांटिटी में जहाँ से चाहिए वो ख़रीदे और अपने मुल्क में ले जाए, और उसको कोई ड्यूटी और टैक्सेस ना देना पड़े। जो ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेना है जिसमें हर्डल्स आती हैं उसको मिनिमम रिड्यूस करना है और ज़ीरो पर लाना है। पाकिस्तान भी WTO का मेंबर है और 1 जनवरी 1995 से उसका मेंबर है, जब से ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई। और पाकिस्तान ने उसके बाद कोई 2000 में बहुत सारे अपने ड्यूटी स्ट्रक्चर को, मतलब जो टारगेट था वो ये था कि 2000 में हम ड्यूटी स्ट्रक्चर को काफ़ी नीचे ले आएंगे। ज़ीरो तो नहीं किया, लेकिन जो चीज़ें 35-40% के ऊपर ड्यूटी जिन पे चार्ज की जाती थी उनको रिड्यूस करके 15, 20, 10 इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ ड्यूटी की कैटेगरीज़ में ले आए। तो अभी जो भी आप इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है, जिसका डिफरेंट रेट होता है, और वो रेट डिपेंड कर रहा होता है कस्टम टैरिफ के ऊपर। एक HS कोड, हर आइटम के लिए एक HS कोड दिया गया है और उसके ऊपर जो ड्यूटी होती है वो पे करनी पड़ती है। और कस्टम कोड क्या होते हैं इसके लिए हम इंशाल्लाह आगे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी ये समझ लें कि कुछ भी आपने इंपोर्ट करना है तो उसके ऊपर आपको ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो जो WTO का कंसेप्ट था वो ये था कि जितने भी कंट्री है उसके मेंबर कंट्री हैं वो उस ड्यूटी को रिड्यूस करते हुए ज़ीरो तक ले आएँ। तो डिफरेंट जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो तो उसको जल्दी ज़ीरो के ऊपर ले आएँ। किसी भी एडवांस कंट्री में अगर आप जाएं तो वहाँ पे 1-2%, 5% से ज़्यादा ड्यूटी नहीं होती, और समटाइम बहुत सारी आइटम फ्री ऑफ ड्यूटी भी होती हैं। पाकिस्तान में ये ड्यूटी 5 से 10% और कुछ पे 15% ऐसे डिफरेंट चलती है, और गवर्नमेंट इसको कम ज़्यादा करती रहती है। और गवर्नमेंट का मकसद होता है कि वो अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको कंट्रोल करने के लिए, कि अगर उसके पास फॉरेन एक्सचेंज कम है तो वो कुछ बड़ी आइटम जिनमें ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होती है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा देती है ताकि लोग उसकी इंपोर्ट को कम करें। तो ऐसे ही दूसरा ज़रिया गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है। तो जब गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत होती है तब भी वो कुछ चीज़ों की ड्यूटी को बढ़ा देती है ताकि उसको ज़्यादा कलेक्शन हो सके। मैं नीचे लिंक में जो करंट इंपोर्ट पॉलिसी चल रही है ये 2015-2018 की पॉलिसी है जो भी वैलिड है, और मतलब अब 2019 में अभी तक इंपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं की। जो लास्ट पॉलिसी है उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा ताकि आप उस पॉलिसी को एक जनरल व्यू ले लें। मकसद जो भी लोग इंपोर्ट में इंटरेस्टेड हैं, ये नहीं है कि आप सारी पॉलिसी को पढ़ें या याद करें या देखें कि क्या कुछ होता है। मकसद ये होता है कि आपको एक व्यू मिल जाए, आप जनरल सा एक देख लें, उसकी हेडिंग्स सिंपली देखते जाएं कि क्या क्या हेडिंग्स में क्या क्या लिखा हुआ, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इंपोर्ट पॉलिसी में कौन सी चीज़ें मेंशन है। तो जब आप रूटीन में काम कर रहे होंगे इंपोर्ट का और आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो आप इंपोर्ट पॉलिसी को जाके ज़रा डिटेल से देख लेंगे कि जो मेरे मतलब का टॉपिक है वो इसमें कहाँ लिखा हुआ है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है।
और कुछ मैं आपको डिटेल खुद भी बता देता हूँ ताकि आपको एक थोड़ा सा व्यू मिल जाए। तो इंपोर्ट पॉलिसी में ये लिखा होगा कि भाई आप जो इंपोर्ट करेंगे वो कैश के अगेंस्ट हो सकती है, यानी कि आपने अपना कैश बैंक को दिया, बैंक ने उस पार्टी को दिया जो आपको माल भिजवा रही है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। नंबर 2, आप कैश के अलावा बार्टर सिस्टम भी कर सकते हैं, यानी आप कमोडिटी की बेस पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि आप जहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं उनको आप कोई कमोडिटी अपने मुल्क की एक्सपोर्ट कर दें, जैसे आप राइस भिजवा दें और वहाँ से मशीनरी ले लें। तो इस सूरत में आपको कैश नहीं पे करना पड़ेगा, आप कमोडिटी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कि आप अपनी पेमेंट जो है वो थ्रू कमोडिटी पे कर दें, तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर 3, आप फॉरेन एक्सचेंज का लोन ले सकते हैं किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, किसी वर्ल्ड बैंक, IMF या इस तरह के और जो फंडिंग के इंस्टीट्यूट होते हैं। इवन जो बड़े बैंक है जैसे सिटी बैंक का जो सिटी कॉप है जो उसको फंडिंग करता है, उससे आप लोन ले सकते हैं। तो आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड लेवल पे अवेलेबल है उनसे लोन लेके भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ये भी एक इंपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा इंपोर्ट आप दुनिया के किसी भी कंट्री से कर सकते हैं, लेकिन इसराइल से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसराइल बैन कंट्री है, इसराइल से कोई भी इसराइल की ओरिजिन की कोई चीज़ या इसराइल से डायरेक्ट आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। ना तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ना ही आप किसी और मुल्क के थ्रू इसराइल की बनी हुई चीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये टोटली बैन इंपोर्ट है। और इसके अलावा इंडिया भी बैन है, लेकिन इंडिया के साथ हम कुछ चीज़ों की इंपोर्ट करते हैं और कुछ की नहीं करते। अब वो चीज़ें जो कि रेस्ट्रिक्टेड हैं या बैन हैं इंडिया से या किसी भी और कंट्री से, मतलब कुछ ऐसी आइटम भी हैं जो कि दुनिया में किसी भी रीजन की हों, वो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में आती हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, जैसे एमुनिशन हो सकता है या कोई हैवी असले के इक्विपमेंट हो सकते हैं, या कुछ जो भी गवर्नमेंट समझती है जो डेंजरस गुड्स में आती हैं, हैजर्डस गुड्स में आती हैं, तो गवर्नमेंट एक रिस्ट्रिक्टेड आइटम की लिस्ट भी इशू करती है जो कि अलाउ नहीं है कि कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इंपोर्ट कर सके। लेकिन वो चीज़ें जो कि रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में हैं, जो जनरल पब्लिक के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड हैं, बैन है, उनको गवर्नमेंट खुद डिफेंस पर्पस के लिए, आर्मी के लिए इंपोर्ट कर सकती है। या कुछ ऐसी चीज़ें जो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में आती हों उनको एम्बेसीज अपने पर्पस के लिए इंपोर्ट कर सकती है। तो इस तरह से जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स भी होती हैं वो जनरल पब्लिक के लिए रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल परमिशन के थ्रू डिफेंस पर्पस के लिए या फॉरेन मिशन जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। या मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि रिस्ट्रिक्टेड और बैन आइटम यानी प्रोहिबिटेड आइटम में थोड़ा फ़र्क होता है। प्रोहिबिटेड आइटम वो होती हैं जो किसी भी सूरत में इंपोर्ट नहीं हो सकती, यानी ये बैन आइटम है, ये पाकिस्तान में आ ही नहीं सकती। और रिस्ट्रिक्टेड आइटम वो आइटम होती हैं जिनको कुछ कंडीशन के साथ आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई हैजर्डस गुड्स है, कुछ ऐसी जिसके असरात एनवायरनमेंट के लिए, लोगों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो उसके लिए अगर आप प्रॉपर कंडीशन इंश्योर करें, जैसे कि मैं जब लम्ब यूनिवर्सिटी में था, प्रोक्योरमेंट को हेड कर रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे लैब केमिकल्स ऐसे आते थे जो कि रिस्ट्रिक्टेड थे, पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो सकती। चूँकि वो रिसर्च बेस्ड केमिकल थे तो हम उनको कुछ स्पेशल कंडीशंस के लिए अप्लाई करते थे कस्टम वालों को, और वो जो उसके लिए जो पूरा प्रोटोकॉल आइटम का होता था उसकी इंपोर्ट का, वो फुलफ़िल किया जाता था। तो उसको फुलफ़िल करने के बाद वो हमें अलाउ हो जाता था और फिर उसको मॉनिटर किया जाता था कि जो प्रोटोकॉल इस आइटम के लिए मेंशन है डॉक्यूमेंट्स में, तो उसको पूरा किया गया। तो कस्टम जब इंश्योर करता था कि ये ठीक है, आपने इस तरह से इसको रिलीज़ करना है, फिर उठाना है, कैरी करना है, इसकी स्टोरेज करनी है, तो वो सब चीज़ें इंश्योर की जाती थी और मॉनिटर होती थी, तो फिर वो चीज़ कस्टम से क्लियर हो जाती थी। तो इस तरह से प्रोहिबिटेड और बैन आइटम का मतलब है कि किसी सूरत इंपोर्ट नहीं हो सकती, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड आइटम का मतलब है कि ये इंपोर्ट हो सकती हैं अगर उसके प्रोटोकॉल को इंश्योर किया जाए। जो भी उसकी हिफाजती तदाबीर हैं, अगर आप उसको फुलफ़िल कर देते हैं और उसकी एक प्री इंस्पेक्शन हो जाती है कि इस चीज़ के लिए ये हिफाजती तदाबीर थी और इस तरह से हमने इनका अरेंजमेंट कर दिया, तो उसको फिर वो गवर्नमेंट अलाउ कर देती है कि आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई स्पेसिफिक पर्पज़ है जो कि जेन्युइन है।
तो वो चीज़ें अलाउ हो जाती हैं। इस तरह से कुछ आइटम जिनके ऊपर जनरल पब्लिक के लिए ड्यूटीज़ होती हैं, वो अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसको इंपोर्ट करती है तो वो ड्यूटीज़ वहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाती हैं। उसमें कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, मतलब टोटली जितनी भी गवर्नमेंट को जो भी टैक्सेस उस इंपोर्ट के ऊपर पे होने होते हैं वो सारे टैक्सेस ज़ीरो हो जाते हैं, यानी रिमूव हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं पे करना, आपने सिंपली C&F प्राइस जो कि उसकी कॉस्ट है जो वहाँ पे आप बायर को पे कर रहे हैं, आपने सिर्फ वो पे करनी है और वो चीज़ पाकिस्तान में आपके पास पहुँच जाएगी। तो ये सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो ऐसे ही लम्स जो थी वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यूनिवर्सिटी को जो भी इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पे वो बगैर किसी ड्यूटी, टैक्सेस या गवर्नमेंट की जो लेवीज़ हैं उसके बगैर आती थी, क्योंकि सर्च के लिए होती थी और दूसरा वो यूनिवर्सिटी जो है वो प्रॉफिट के लिए नहीं है। तो ऐसे और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, शौकत खानम है, या कोई, ये तो प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ ना, लम्स है शौकत खानम है, लेकिन जो गवर्नमेंट की अपने इंस्टीट्यूशंस होते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जो इंस्टीट्यूशन है जो नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पास, तो उनके लिए किसी भी किस्म के गवर्नमेंट टैक्सेस जो है वो एग्जम्प्ट होते हैं, तो वो इनको बगैर ड्यूटीज़ के इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ एनिमल्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप एनिमल्स का गोश्त, पोल्ट्री रिलेटेड इंग्रेडिएंट, पोल्ट्री फीड, इनको आप उन कंट्री से नहीं इंपोर्ट कर सकते जहाँ पे एनिमल की कुछ डिजीज़ फैली हों। ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं कंडीशन। जैसे अगर किसी मुल्क में मुर्गियों की कोई बीमारी फैली हुई है तो वहाँ से मुर्गी का गोश्त नहीं आ सकता। ऐसे किसी अगर दूध देने वाली गायें अगर इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान में, जैसे हॉलैंड से होती हैं, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड से होती हैं, तो अगर वहाँ पे कोई ऐसी वबा फैली हुई है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि यहाँ से ये एनिमल इंपोर्ट नहीं हो सकते या इनका गोश्त इंपोर्ट नहीं हो सकता, या वो इंग्रेडिएंट जो कि एनिमल की फीड में यूज़ होते हैं, अगर उस मुल्क में कुछ इस तरह का हो रहा है, कुछ वबा है, बीमारी है उनमें, तो वहाँ से, या वो इंग्रेडिएंट जिनके अंदर सूअर का गोश्त या चर्बी शामिल है वो भी इंपोर्ट नहीं हो सकते, ये भी बैन आइटम है। तो इस तरह की कुछ लिस्ट जो है ना गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इशू करती रहती है कि ये चीज़ें इस कंट्री से बैन है या रिस्ट्रिक्टेड है। तो आपने जब भी कुछ इंपोर्ट करना तो आपको केयरफुली उस आइटम के मतलब सर्च कर लेना चाहिए कि क्या ये आइटम फ्रीली इंपोर्टेबल है, तो फिर उसके लिए प्रोसेस करें। अदरवाइज़ आपका सारा प्रोसेस जो है वो ज़ाया हो जाएगा। जब आप उसको इंपोर्ट सब कंप्लीट करके प्रोसेस आप जब बैंक जाएंगे LC खोलने के लिए तो वहाँ पता चलेगा कि ये तो बैन आइटम है। तो नेक्स्ट रिस्क इंपोर्ट के टॉपिक को जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।